नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम आलोचना के प्रश्नों को देखेंगे गद्य साहित्य के, और यह हिंदी की सभी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। यह हिंदी की सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे कोई भी परीक्षा हो। PYQ सबको सॉल्व करनी चाहिए, तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। इसमें प्रश्नों के उत्तर के साथ साथ आपको विस्तृत व्याख्या देखेगी। ये वीडियो अगर जो आप देख लिए तो आलोचना को आपको और कहीं से नहीं पढ़ना पड़ेगा। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित समीक्षकों में से एक मार्क्सवादी समीक्षक है। रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारी वाजपेयी, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें से आपको बताना है कि कौन एक मार्क्सवादी समीक्षक है। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा मार्क्सवादी समीक्षक हैं। अब आगे देखें, हल जरूर करिए, क्योंकि इसमें आपको प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या के साथ रचनाएं भी मिलेंगी लेखकों की। तो अगर जो एक बार आप उन्हें पढ़ लेंगे तो अलग से आलोचना आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सही उत्तर है, रामविलास शर्मा एक मार्क्सवादी समीक्षक हैं। इनकी प्रमुख आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। रामविलास शर्मा प्रगतिवाद के हैं, तो इनकी रचनाएं जरूर पूछी जाती हैं परीक्षा में। देखो आई भी हुई हैं, तो इनकी जो आलोचना है उसको आप जरूर याद करें। इनकी कृतियाँ हैं, यह सब इनकी आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। प्रेमचंद 1941 ईस्वी, भारतेंदु युग 1943 ईस्वी, निराला 1946 ईस्वी, प्रगति और परंपरा 1949 ईस्वी, साहित्य और संस्कृति 1949 ईस्वी, प्रेमचंद और उनका युग 1952 ईस्वी, आचार्य शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना 1955 ईस्वी। ये सब इनकी रचनाएं हैं। रचनाएं और उनका सन जरूर परीक्षा में आते हैं, तो इसको आप जरूर याद करें। बार बार रचनाएं आएंगी तो आपको वीडियो में जितनी भी बार कवि और लेखक, जितनी भी बार आलोचक आएंगे, आपको उतनी बार रचनाएं देखने को मिलेंगी। तो इसलिए यह रहेगा कि वीडियो देखते देखते ही आपको रचनाएं याद हो जाएंगे। आगे है, साहित्य को मैं मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्ष पाती हूँ। जो वाकजाल मनुष्य को दुर्गति और हीनता, परमुखोपेक्षिता से न बचा सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच है। यह कथन किसका है? आलोचकों के कथन भी आते हैं, और आलोचकों का कवियों के बारे में, लेखकों के बारे में जो कथन है वह भी आते हैं। इसीलिए ये सब चीज़ें आप ध्यान से पढ़िए। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्ष पाती हूँ। जो वाकजाल मनुष्य की दुर्गति, हीनता और परमुखोपेक्षिता से न बचा सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य करने में मुझे संकोच है। यह कथन किस आलोचक का है? रविन्द्रनाथ टैगोर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। इसमें द्विवेदी जी कहते हैं कि मुझे उस साहित्य को साहित्य कहने में संकोच है। आगे है, जब यहाँ शुक्ल जी का भी है। शुक्ल जी का कथन यह है कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति में के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। यह शुक्ल जी का कथन है साहित्य के संबंध में। आगे है, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। उनके अनुसार
कवियों के कार्यों को विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखाना ही इतिहास होता है। इसमें उन्होंने साहित्य इतिहास की परिभाषा दी है कि साहित्य इतिहास किसे कहते हैं। यह कथन उससे संबंधित है उनका। तो कहते हैं कि कवियों के कार्यों को विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखाना ही इतिहास है। आगे है, उपनिवेश में स्त्री की लेखिका कौन है? प्रभा खेतान, नासिरा शर्मा, क्षमा शर्मा, ममता कालिया। उपनिवेश में स्त्री की लेखिका कौन है? ये सही उत्तर हो जाएगा आपका प्रभा खेतान। उपनिवेश में स्त्री एवं अल्बेयर कामू। उपनिवेश में स्त्री एवं अल्बेयर कामू वह पहला आदमी प्रभा खेतान की आलोचनात्मक कृति है। औरत के लिए औरत नासिरा शर्मा की कृति है। और सती का समय स्त्रीवादी विमर्श, समाज और साहित्य, क्षमा शर्मा की आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। औरत के लिए औरत नासिरा शर्मा की आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। और सती का समय स्त्रीत्ववादी विमर्श और समाज साहित्य, क्षमा शर्मा की आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। तथा खाँटी घरेलू औरत, ममता कालिया की आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। रचनाएं जरूर देखिए क्योंकि रचनाएं ही परीक्षा में पूछी जाती हैं। जितना ज़्यादा रचनाएं आपको याद रहेंगी आपको उतने ही अच्छे नंबर मिलेंगे। आगे है, निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं? रामविलास शर्मा, दूधनाथ सिंह, राव संस्कृत्यायन, अमृत राय। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, रामविलास शर्मा। निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं रामविलास शर्मा। इसके 3 भाग हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तीनों देख लेंगे। निराला की साहित्य साधना के 3 भाग हैं। तीनों भागों में अलग अलग चीज़ें वर्णित की हैं रामविलास शर्मा ने। पहले देख लेते हैं कि किस भाग का प्रकाशन कब है, फिर आगे की वीडियो में हम इनके भागों के बारे में भी वर्णन करेंगे। निराला की साहित्य साधना 3 भाग 1969 ईस्वी, 1972 ईस्वी, 1976 ईस्वी के लेखक रामविलास शर्मा हैं। रामविलास शर्मा द्वारा रचित अन्य आलोचनात्मक कृति है महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण 1977 ईस्वी, नई कविता और अस्तित्ववाद 1978 ईस्वी, हिंदी जाति का साहित्य 1986 ईस्वी, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास 2001 ईस्वी आदि है रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृतियाँ। निबंध और आलोचनात्मक कृतियाँ याद नहीं हो पाती जल्दी, तो इसे ज़रूर याद कर लीजिए। और अगर जो मान लो इससे प्रश्न गलत हो गए तो आप कंपटीशन में पीछे रह जाओगे, तो इसीलिए ज़रूर याद करें। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण 1977 ईस्वी, नई कविता और अस्तित्ववाद 1978 ईस्वी, हिंदी जाति का साहित्य 1986 ईस्वी, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास 2001 ईस्वी। अगला प्रश्न है, महिला रचनाकार की कृतियाँ अपनी संवेदनशीलता, तार्किकता और तेवर में बेहद पठनीय होते हुए भी आलोचना के ठंडेपन की शिकार हैं। उक्त कथन किसका है? मृणाल पांडे, अनामिका, ममता कालिया, प्रभा खेतान। महिला रचनाकार की कृतियाँ अपनी संवेदनशीलता, तार्किकता और तेवर में बेहद पठनीय होते हुए भी आलोचना के ठंडेपन का शिकार है। यह कथन किसका है? आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, ममता कालिया। महिला कथाकारों के बारे में ममता कालिया महिला कथाकार ने ही यह कथन कही है। आगे है, साहित्यालोचन के लेखक हैं नामवर सिंह,
श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय। सही उत्तर हो जाएगा बी, श्याम सुंदर दास। साहित्यालोचन के लेखक श्याम सुंदर दास हैं। यह हैं जीडीसी, असिस्टेंट प्रोफेसर और हायर एजुकेशन में पूछा हुआ प्रश्न है। श्याम सुंदर दास की अन्य आलोचनात्मक रचनाएं देखते हैं। भाषा विज्ञान 1923 ईस्वी, हिंदी भाषा का विकास 1924 ईस्वी, हिंदी भाषा और साहित्य 1930 ईस्वी, रूपक रहस्य 1931 ईस्वी, भाषा रहस्य 1935 ईस्वी। ये श्याम सुंदर दास की आलोचनात्मक रचनाएं हैं। भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा और साहित्य, रूपक रहस्य, भाषा रहस्य। आगे है निर्मला जैन की कृति कथा समय में तीन हमसफर कौन है? कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, उषा प्रियंवदा। उषा प्रियंवदा, मधु काकरिया, अनामिका। सी, मन्नू भंडारी, सूर्यबाला, नासिरा शर्मा। डी, कृष्णा सोबती, सूर्यबाला, मेहरुनिसा परवेज। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, उषा प्रियंवदा। निर्मला जैन की कृति कथा समय में तीन हमसफर कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, उषा प्रियंवदा हैं। निर्मला जैन की अन्य आलोचनात्मक कृतियां हैं। आधुनिक हिंदी काव्य में रूप विधाएं, रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र, हिंदी आलोचना की 20वीं सदी आदि। यह निर्मला जैन की रचनाएं हैं। आधुनिक हिंदी काव्य में रूप विधाएं, रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र, हिंदी आलोचना की 20वीं सदी आदि। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला? सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जैसी, केशवदास। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, मलिक मोहम्मद जैसी। मिश्र बंधुओं के नवरत्न में मलिक मोहम्मद जैसी को स्थान नहीं मिला। आगे और कुछ व्याख्या इसकी देखते हैं। सन 1910 ईस्वी में मिश्र बंधुओं ने अपने प्रसिद्ध आलोचनात्मक ग्रंथ हिंदी नवरत्न की रचना की। उन्होंने रचना 1910 ईस्वी में की थी। हिंदी नवरत्न में निम्नलिखित कवियों को स्थान दिया गया: गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, महाकवि देवदत्त यानी देव, बिहारी लाल त्रिपाठी बंधु भूषण और मतिराम, महाकवि केशवदास, कबीरदास, महाकवि चंदबरदाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नवरत्न में ये 9 लोग हैं: गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, देव, बिहारी, भूषण, मतिराम, केशव, चंदबरदाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी नवरत्न में मिश्र बंधुओं ने सर्वप्रथम देव बड़े की बिहारी विवाद को प्रारंभ किया। उन्होंने अपने हिंदी नवरत्न में यह विवाद शुरू कर दिया कि देव बड़े की बिहारी। उन्होंने देव को श्रेष्ठ बताते हुए तुलसी और सूर के समकक्ष स्थान दिया है महाकवि देव को। अगला प्रश्न है, कामायनी एक पुनर्विचार कृति का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ? 1959 ईस्वी, 1960 ईस्वी, 1961 ईस्वी, 1962 ईस्वी।
यह मुक्तिबोध की आलोचनात्मक कृति है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। कामायनी एक पुनर्विचार कृति का प्रकाशन वर्ष 1961 ईस्वी में हुआ था। कामायनी एक पुनर्विचार आलोचनात्मक कृति रचनाकार गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। मुक्तिबोध की आलोचनात्मक कृतियां निम्न हैं। नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध 1964 ईस्वी। नया साहित्य तथा नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र 1971 ईस्वी। समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्यिक की डायरी, कला का तीसरा क्षण तथा कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी मुक्तिबोध की अन्य रचनाएं हैं। आगे देखते हैं प्रश्न। मुक्तिबोध रचनावली का संपादन किया है भारत भूषण अग्रवाल, रामचंद्र शुक्ल, विजय बहादुर सिंह, नीमचंद्र जैन। मुक्तिबोध रचनावली का संपादन किया है नेमीचंद जैन ने। नेमीचंद जैन प्रमुख प्रगतिवादी या मार्क्सवादी आलोचक हैं। इनकी प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां निम्नलिखित हैं। अधूरे साक्षात्कार, रंग दर्शन, बदलते परिप्रेक्ष्य, जनांतिक, भारतीय नाट्य परंपरा, रंग परंपरा, रंग कर्म की भाषा, तीसरा पाठ तथा दृश्य अदृश्य आदि। मुक्तिबोध को गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। मुक्तिबोध ने अपनी कविताओं में फैंटेसी का सृजनात्मक प्रयोग किया है। मुक्तिबोध की चर्चित कविता अंधेरे में एक लंबी कविता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सौष्ठववादी आलोचक किसको कहा जाता है? श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारी वाजपेयी, बाबू गुलाब राय। सही उत्तर हो जाएगा सी, नंद दुलारी वाजपेयी। नंद दुलारी वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक कहते हैं। नंद दुलारी वाजपेयी को सौष्ठववादी, स्वच्छंदतावादी, समन्वयशील आलोचक कहा जाता है। नंद दुलारी वाजपेयी ने सर्वप्रथम छायावाद को मानवीय और सांस्कृतिक प्रेरणा के रूप में व्याख्यायित किया। नंद दुलारी वाजपेयी की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां निम्नलिखित हैं। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942, जयशंकर प्रसाद 1940, आधुनिक साहित्य 1950, महाकवि सूरदास 1952, नई कविता 1973, रस सिद्धांत 1977, साहित्य का आधुनिक युग 1978, आधुनिक साहित्य सृजन एवं समीक्षा 1978। यह नंद दुलारी वाजपेयी की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, जयशंकर प्रसाद, आधुनिक साहित्य, महाकवि सूरदास, नई कविता, रस सिद्धांत, साहित्य का आधुनिक युग, आधुनिक साहित्य एवं सृजन एवं समीक्षा। यह नंद दुलारी वाजपेयी की आलोचनात्मक कृतियां हैं। हिंदी में एकेडमिक आलोचना या अध्यापकीय आलोचना का सूत्रपात श्याम सुंदर दास ने किया। अध्यापकीय आलोचना का सूत्रपात किसने किया? श्याम सुंदर दास ने। साहित्यालोचन, हिंदी भाषा का विकास, भाषा रहस्य इनके आलोचनात्मक ग्रंथ हैं।
आगे है, महाप्रसाद द्विवेदी को हिंदी का प्रथम लोकवादी आचार्य माना जाता है। जितने भी प्रश्न की व्याख्या दी जा रही है वह व्याख्या आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसे ज़रूर आप लोग पढ़ें, क्योंकि व्याख्या से भी प्रश्न आए हुए हैं और व्याख्या भी आपकी तैयारी के लिए बहुत ही बेहतर है। बाबू गुलाब राय शुक्ल युग के महत्वपूर्ण शास्त्रीय आलोचक हैं। आगे है, रंग दर्शन के रचनाकार हैं मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण लाल, नेमिचंद्र जैन, जयदेव तनेजा। सी सही उत्तर हो जाएगा। रंग दर्शन के रचनाकार नेमिचंद्र जैन हैं। इनका जन्म 1919 ईस्वी तथा निधन 2005 में हुआ। नेमिचंद जैन की प्रमुख कृतियां हैं रंग दर्शन, अधूरे साक्षात्कार, बदलते परिप्रेक्ष्य, रंग परंपरा, दृश्य अदृश्य, भारतीय नाट्य परंपरा। मोहन राकेश की प्रमुख यहाँ तक तो इनकी कृतियां हैं, नेमिचंद जैन की कृतियां हैं। नेमिचंद जैन की प्रमुख कृतियां हैं रंग दर्शन, अधूरे साक्षात्कार, बदलते परिप्रेक्ष्य, रंग परंपरा, दृश्य अदृश्य, भारतीय नाट्य परंपरा। मोहन राकेश की प्रमुख कृतियां हैं अंधेरे बंद कमरे, अंतराल, आधे अधूरे, परिवेश। जयदेव तनेजा की प्रमुख कृतियां हैं रंग, कर्म और मीडिया, आधुनिक भारतीय रंग परिदृश्य। यहाँ पर आपको असंगत विकल्प को छांटना है कि कौन सा विकल्प है जो सही नहीं है। देव और बिहारी, पदम सिंह शर्मा, बिहारी और देव, लाला भगवान दिन, कविवर बिहारी, जगन्नाथ दास रत्नाकर, बिहारी की बाग विभूति, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आपका सही उत्तर हो जाएगा ये देव और बिहारी, पदम सिंह शर्मा। रचना और रचनाकार असंगत विकल्प है। पदम सिंह शर्मा ने बिहारी सतसई तुलनात्मक अध्ययन नामक ग्रंथ लिखा है। पदम सिंह शर्मा का ग्रंथ कौन सा है? बिहारी सतसई तुलनात्मक अध्ययन। देव और बिहारी नामक पुस्तक पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र ने लिखी। यह रचना देव और बिहारी में कौन अधिक श्रेष्ठ है इस विवाद के संबंध में लिखी गई है। बिहारी की बाग विभूति विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की प्रसिद्ध कृति है। रत्नाकर जी द्वारा संपादित बिहारी रत्नाकर नामक टीका और कविवर बिहारी नामक आलोचनात्मक विशेष रूप से अवलोकनीय और प्रमाणिक है। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा संपादित बिहारी रत्नाकर नामक टीका और कविवर बिहारी नामक आलोचनात्मक विवेचन विशेष है। इनका मैंने बिहारी रत्नाकर यह टीका है और कविवर बिहारी आलोचनात्मक कृति है। आगे है, प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार किसने माना? अमृतलाल नागर, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भीष्म साहनी। प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार किसने माना है? रामविलास शर्मा ने। इनकी प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं प्रेमचंद और उनका युग, भारतेंदु युग, भारतेंदु हरिश्चंद्र, निराला की साहित्य साधना 3 भाग है 1969 ईस्वी, 1972 ईस्वी, 1976 ईस्वी। निराला की साहित्य साधना भाग 2 1972 ईस्वी, निराला की साहित्य साधना भाग 3 1976 ईस्वी। नई कविता और अस्तित्ववाद
मार्क्सवाद और प्रगतिशील साहित्य रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृतियां हैं। आगे है हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, नामवर सिंह, नंद दुलारी वाजपेयी। नामवर सिंह हिंदी में मार्क्सवादी समीक्षक नामवर सिंह हैं। इनकी समीक्षात्मक कृतियां देखते हैं। इनकी आलोचनाएं हैं हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग 1952, छायावाद 1955, इतिहास और आलोचना 1957, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां 1962, कहानी नई कहानी 1965 आदि। डॉक्टर नगेंद्र को तथा रामचंद्र शुक्ल को रसवादी आलोचक माना जाता है। डॉक्टर नगेंद्र की आलोचना में भारतीय और पाश्चात्य का समन्वय मिलता है। आगे है नंद दुलारी वाजपेयी को समन्वयशील, स्वच्छंदतावादी तथा सौष्ठववादी आलोचक माना जाता है। आगे है प्रसंग गर्भत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है। इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है। बीच बीच में हास्य और व्यंग भी है। यह कथन किसके प्रति है? बाबू श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अध्यापक पूर्ण सिंह है। कौन सा सही है? प्रसंग गर्भत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है। इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है। बीच बीच में हास्य और व्यंग भी है। आपका बी सही उत्तर हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यह इनके बारे में कथन है, चंद्रधर शर्मा के बारे में। यस, गुलेरी जी के बारे में है। उक्त कथन चंद्रधर शर्मा गुलेरी के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। शुक्ल जी का प्रमुख ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी है। अगला प्रश्न है उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन। यह कथन किस आलोचक के प्रति है? किस आलोचक के प्रति यह कथन है कि उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन? रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी और नामवर सिंह। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के प्रति बच्चन सिंह ने अपने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में लिखा है। क्रांतिकारी कवि निराला साहित्य का समाजशास्त्र आलोचना है इनके बच्चन सिंह के। क्रांतिकारी कवि निराला साहित्य का समाजशास्त्र आलोचना है बच्चन सिंह के। कई चेहरों के बाद कहानी संग्रह है, लहरें और कगार, पांचाली, कुंती उपन्यास है, बच्चन सिंह की प्रमुख रचनाएं हैं, यह ध्यान रखना। आगे है कबीर और तुलसी में एक मिशन के तहत लिख रहे थे। कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन की तहत लिख रहे थे। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, बच्चन सिंह। बच्चन सिंह इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। आप देख सकते हैं कि बच्चन सिंह कितने इम्पोर्टेंट हैं। बच्चन सिंह के हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास से बहुत प्रश्न बन रहा है, तो उसको ज़रूर पढ़ लें। और जैसे आप शुक्ल जी की किताब अक्षर बाई अक्षर एक एक अक्षर पढ़ते हैं, लाइन बाय लाइन, वैसे ही बच्चन सिंह की किताब को ज़रूर पढ़ें।
गोस्वामी तुलसीदास और कबीर के संदर्भ में विद्वानों के कथन। आचार्य शुक्ल। गोस्वामी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य के क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। बच्चन सिंह। कबीर का सौंदर्य बोध अपारंपरिक और यथार्थवादी है, अतः उनके लिए पृथक सौंदर्य शास्त्र का निर्माण करना पड़ेगा। श्याम सुंदर दास। रहस्यवादी कवियों में कबीर का आसन सबसे ऊंचा है। शुद्ध रहस्यवाद केवल उन्हीं का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी व्यंग लेखक नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, आज तक हिंदी साहित्य में ऐसा जबरदस्त व्यंग लेखक नहीं हुआ। आगे है, आज के व्यापक सामाजिक संबंधों के संदर्भ में जीने वाले व्यक्ति के माध्यम से ही मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता में अस्मिता की खोज को नाटकीय रूप दिया। यह कथन किस आलोचक का है? नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, रमेश कुंतल मेघ, रामस्वरूप चतुर्वेदी। आज के व्यापक सामाजिक संबंधों के संदर्भ में जीने वाले व्यक्ति के माध्यम से ही मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता में अस्मिता की खोज का नाटकीय रूप दिया। यह कथन किसका है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, नामवर सिंह। यह नामवर सिंह का कथन है। उपर्युक्त कथन डॉक्टर नामवर सिंह जी का है। अंधेरे में एक लंबी कविता है। विभिन्न आलोचकों ने इसे विभिन्न दृष्टिकोण से देखा है, जो इस प्रकार है। रामविलास शर्मा ने इसे अपराध भावना का अनुसंधान तथा आरक्षित जीवन की कविता कहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रामविलास शर्मा ने इसे अपराध भावना का अनुसंधान तथा आरक्षित जीवन की कविता कहा है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने अंधेरे में के लंबे खंडों में कवि की समस्याएं हैं और समाज के उत्थान पतन और आंदोलन के बीच अपनी रचना के प्रेरक तत्वों का अभिज्ञान है। रचना कैसे बाहर से अंदर आती है और फिर कैसे बाहर दूर दूर तक परिव्याप्त हो जाती है। यह रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। रामस्वरूप चतुर्वेदी अंधेरे में कविता के बारे में कहते हैं कि अंधेरे में के लंबे खंडों में कवि की समस्या है। समाज के उत्थान पतन और आंदोलन के बीच अपनी रचना के प्रेरक तत्वों का अभिज्ञान। रचना कैसे बाहर से अंदर आती है और फिर कैसे बाहर दूर दूर तक परिव्याप्त हो जाती है। यह रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। इंद्रनाथ मदान ने इसे आत्म संशोधन का अनुसंधान कहा है। आगे है, आज का हिंदी निबंध साहित्य अधिकांश में आलोचना की ओर दौड़ा जा रहा है। आजकल आचार्यत्व की चाह रीतिकाल से भी कुछ बढ़ी चढ़ी है। यह किसका कथन है कि आज का हिंदी निबंध साहित्य अधिकांश में आलोचना की ओर दौड़ा जा रहा है। आजकल आचार्यत्व की चाह रीतिकाल से भी कुछ बढ़ी चढ़ी है। यह कथन किसका है? नंद किशोर नवल, गुलाब राय, मुक्तिबोध मलयज। बाबू गुलाब राय। यह गुलाब राय का कथन है। हिंदी निबंध साहित्य की वर्तमान स्थिति को लक्ष्य करते हुए बाबू गुलाब राय ने उपर्युक्त कथन को कहा है। नंद किशोर नवल मुक्तिबोध मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं तथा मलयज मूलतः कवि हैं। नंद किशोर नवल और मुक्तिबोध
मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचक हैं। मलयज कवि हैं। इनके आलोचनात्मक निबंधों में 2 संग्रह हैं। कविता से साक्षात्कार 1979 ईस्वी, संवाद और एक आलाप 1984 ईस्वी। यह मलयज की आलोचनात्मक निबंध हैं। आगे प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में शुक्ल जी की क्या स्थापनाएं हैं। इसमें शुक्ल जी की स्थापनाएं पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है। निराला के बारे में शुक्ल जी का कथन, निराला जी में बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा है। प्रसाद और पंत की तरह निराला में लाक्षणिक व लक्षणीय की प्रवृत्ति है। निराला जी को सामाजिक बंधन पसंद थे। निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव है। सही उत्तर हो जाएगा सी। शुक्ल जी का निराला के बारे में यह स्थापनाएं हैं कि निराला जी में बहुवस्तु स्पर्शनी पर प्रतिभा है और निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निराला में लाक्षणिक व लक्षणीय लाने की प्रवृत्ति उतनी नहीं पाई जाती है जितनी प्रसाद और पंत में। साथ ही उनका कहना है कि जिस प्रकार निराला को छंद के बंधन अरुचिकर हैं, उसी प्रकार सामाजिक बंधन भी। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह निराला के बारे में शुक्ल जी कहते हैं कि निराला को जिस प्रकार के छंदों के बंधन नहीं पसंद हैं, उसी प्रकार सामाजिक बंधन भी नहीं पसंद है। आगे है, किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से हमारी अपनी सत्ता के क्रोध का जितना ही अधिक तिरोभाव और हमारे मन की वस्तु उस वस्तु के रूप में जितनी ही पूर्ण परिणति होगी, उतनी ही बढ़ी हुई हमारी सौंदर्य की अनुभूति कही जाएगी। यह कथन किसका है? कौन सा आलोचक है जो ये कहता है कि किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से हमारी अपनी सत्ता के क्रोध का जितना ही अधिक तिरोभाव और हमारे मन की वस्तु उस वस्तु के रूप में जितनी ही पूर्ण परिणति होगी, उतनी ही बढ़ी हुई हमारी सौंदर्य की अनुभूति कही जाएगी। यह किसका कथन है? डॉक्टर नगेंद्र, नलिन विलोचन शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, रामचंद्र शुक्ल। यह शुक्ल जी का कथन है। प्रभाववादी आलोचना के संबंध में सही तथ्य कौन से हैं? प्रभाववादी आलोचना में अवचेतन का महत्व होता है। पदम सिंह शर्मा की आलोचना पद्धति प्रभाववादी आलोचना है। आलोचक स्वयं एक प्रकार की रचना करने लगता है। सहृदय आलोचक काव्य कृति को पढ़कर प्रभाव ग्रहण करता है। प्रभाववादी आलोचना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, 2 और 4। प्रभाववादी आलोचना के संबंध में 2 और 4 कथन सही हैं कि पदम सिंह शर्मा की आलोचना पद्धति प्रभाववादी आलोचना है और चौथा है सहृदय आलोचक काव्य कृति को पढ़कर प्रभाव ग्रहण करता है। 2 और 4 सही है। यह तथ्य प्रभाववादी आलोचना के संबंध में सही है। प्रभाववादी या आत्म प्रधान आलोचना। प्रभाववादी को आत्म प्रधान आलोचना भी कहते हैं। इसका प्रमुख तथ्य निम्न है। भावुकता का महत्व, विषय वस्तु की अपेक्षा भाव की प्रधानता। प्रभाववादी समीक्षक एक प्रकार की
सत्य असत्य बुद्धि विवेक में विश्वास रख अपनी रुचि की अंतिम प्रमाण मानते हैं। पदम सिंह शर्मा तथा शांति प्रिय द्विवेदी हिंदी के प्रमुख प्रभाववादी समीक्षक हैं। आगे है, निम्नलिखित में से किसे भारतेंदुकालीन आलोचक नहीं कहा जा सकता? अंबिका दत्त व्यास, बालकृष्ण भट्ट, श्याम सुंदर दास, श्रीनिवास दास। सी सही उत्तर हो जाएगा श्याम सुंदर दास। यह भारतेंदु युग के नहीं बल्कि द्विवेदी युग के आलोचक हैं। अतः इन्हें भारतेंदुकालीन आलोचक नहीं कहा जा सकता। हिंदी में आलोचना का सूत्रपात बाबू श्याम सुंदर दास ने किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आलोचना का सूत्रपात किसने किया? बाबू श्याम सुंदर दास ने। साहित्यालोचना 1922 ईस्वी, भाषा विज्ञान 1923 ईस्वी, हिंदी भाषा का विकास 1924 ईस्वी इनकी महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृतियां हैं। आगे है, किस रचनाकार की भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है जिसमें भाषा के दो रूप प्रांजल व्यवहारिक भाषा तथा संस्कृत निष्ठ शास्त्री का प्रयोग दिखाई देता है? किस रचनाकार की भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है? श्याम सुंदर दास, श्रीधर पाठक, माखनलाल चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर हो जाएगा डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। मुक्तिबोध की प्रतिबंधित पुस्तक का नाम क्या है? नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, सतह से उठता आदमी, भारत इतिहास और संस्कृति। इनमें से मुक्तिबोध की प्रतिबंधित पुस्तक कौन सी है? डी सही उत्तर हो जाएगा भारत इतिहास और संस्कृति। इनकी प्रमुख कृतियां हैं नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, एक साहित्यिक की डायरी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना किसने लिखा? रामविलास शर्मा, नरेश मेहता, राहु संस्कृत्यायन, अज्ञेय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना सही उत्तर हो जाएगा ए, रामविलास शर्मा। ये रामविलास शर्मा की कृति है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृति है। इनके कुछ अन्य आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। प्रेमचंद 1941 ईस्वी, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं 1954 ईस्वी, निराला की साहित्य साधना जीवनी है 1969 ईस्वी, निराला की साहित्य साधना भाग 1 जीवनी 1969 ईस्वी, निराला की साहित्य साधना भाग 2 1972 ईस्वी। यह इसमें देखो, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि निराला की साहित्य साधना भाग 1 उनकी जीवनी उन्होंने इसमें लिखी है और निराला की साहित्य साधना भाग 2 में उनकी आलोचना की है। निराला की साहित्य साधना भाग 3 में पत्राचार संग्रह एवं बृहत भूमिका है 1976 ईस्वी का प्रकाशन है। यह ध्यान रखना, प्रश्न इससे भी बन सकता है कि निराला की साहित्य साधना भाग 3 में क्या वर्णित है? तो पत्राचार संग्रह एवं बृहत भूमिका। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण 1977 ईस्वी रामविलास शर्मा की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं। आगे है, किस रचनाकार ने अपना प्रथम आलोचनात्मक लेख निराला जी की कविता
लिखा जो चर्चित पत्रिका चाँद में प्रकाशित हुआ? रामविलास शर्मा, श्याम सुंदर दास, कृष्णा सोबती, श्रीनिवास दत्त। ए रामविलास शर्मा। निराला जी की कविता रामविलास शर्मा ने लिखा जो चाँद पत्रिका में प्रकाशित हुई, यह ध्यान रखना। बार बार रचनाएं रखने का बस यही उद्देश्य है कि आप जितनी भी बार रचनाएं उसमें देखेंगे सुनेंगे, तो कई बार रचनाएं देखेंगे सुनेंगे तो आपको याद हो जाएंगी। और आलोचना और निबंध याद करने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसीलिए ज़रूर याद करें। रामविलास शर्मा की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियाँ: प्रेमचंद 1941 ईस्वी, भारतेंदु युग 1943 ईस्वी, निराला 1949 ईस्वी, प्रगति और परंपरा 1949 ईस्वी, साहित्य और संस्कृति 1949 ईस्वी, प्रेमचंद और उनका युग 1952 ईस्वी, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं 1954 ईस्वी, नई कविता और अस्तित्ववाद 1978 ईस्वी, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास 2001 ईस्वी। रामविलास शर्मा की आलोचना को ध्वंसात्मक आलोचना कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि रामविलास शर्मा की आलोचना को ध्वंसात्मक आलोचना कहा जाता है। रामविलास शर्मा एक मार्क्सवादी आलोचक हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद डॉक्टर रामविलास शर्मा एक ऐसे आलोचक के रूप में स्थापित होते हैं जो भाषा, साहित्य और समाज को एक साथ रखकर मूल्यांकन करते हैं। यह ध्यान रखना कि रामविलास शर्मा जो हैं आचार्य शुक्ल के बाद ऐसे आलोचक के रूप में स्थापित हुए हैं जो भाषा, साहित्य और समाज को एक साथ रखकर मूल्यांकन करते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं रचना किसने लिखा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंदलाल वाजपेयी, राम कुमार वर्मा, रामविलास शर्मा। भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं, डी रामविलास शर्मा। प्रगति और परंपरा 1949 ईस्वी, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं 1954 ईस्वी, आस्था और सौंदर्य 1961 ईस्वी, तब परंपरा का मूल्यांकन 1981 ईस्वी। आगे प्रश्न है, ज्ञान राशि के संचित कोश का ही नाम साहित्य है, यह कथन किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर हो जाएगा डी, ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है या का ही नाम साहित्य है। यह महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है। साहित्य की महत्ता निबंध में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि ज्ञान राशि के संचित कोश का ही नाम साहित्य है। किसमें इन्होंने लिखा है? साहित्य की महत्ता। सब तरह के भाव को प्रकट करने की योग्यता रखने वाली और निर्दोष होने पर भी यदि कोई भाषा अपना निज का साहित्य नहीं रखती तो वह रूपवती भिखारियों की तरह कदापि आदरणीय नहीं हो सकती। भारतेंदु के संबंध में डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है, कविता में उनका संस्कार है, गद्य में विचार। एक बार फिर से देखते हैं, यह जो शुक्ल जी का, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि सब तरह के भावों को प्रकट करने की योग्यता रखने वाली
और निर्दोष होने पर भी यदि कोई भाषा अपना निज का साहित्य नहीं रखती तो वह रूपवती भिखारिन की तरह कदापि आदरणीय नहीं हो सकती। यह महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध के विषय में लिखा है, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। अगला है, देव और बिहारी किसकी पुस्तक है? पदम सिंह शर्मा, लाला भगवान दीन, मिश्र बंधु, कृष्ण बिहारी मिश्र। आपका सही उत्तर हो जाएगा डी। देव और बिहारी पुस्तक कृष्ण बिहारी मिश्र का है। इस पुस्तक में देव को बिहारी से बड़ा कवि सिद्ध किया गया है। लाला भगवान दीन ने बिहारी और देव नाम से आलोचनात्मक पुस्तक लिखी, जिसमें बिहारी को देव से बड़ा कवि माना गया है। इनमें से किस लेखक को आलोचना के क्षेत्र में सम्राट माना जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगेंद्र रामविलास शर्मा। किसको आलोचना के क्षेत्र में सम्राट माना जाता है? तो सम्राट हिंदी साहित्य का एक ही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी आलोचना का विकास भारतेंदु युग से हुआ। शुरुआत तो भारतेंदु युग से हो गया था, लेकिन विशुद्ध आलोचना की शुरुआत शुक्ल युग से ही मानी जाती है। भारतेंदु युग में कई सारी विधाएं शुरू हुई, लेकिन बस शुरुआत हुई थी। शुरुआत करने का काम भारतेंदु जी ने कर दिया था और उसको आगे बढ़ाने का काम और लोगों ने किया। गुण दोष कथन के आगे बढ़कर कवियों की विशेषताओं और अंतर प्रवृत्ति की छानबीन की ओर ध्यान सबसे पहले शुक्ल जी ने दिया। नलिन बिलोचन शर्मा लिखते हैं, शुक्ल जी से बड़ा समीक्षक संभवतः उस युग में किसी भी भारतीय भाषा में नहीं था। यह नलिन बिलोचन शर्मा का आचार्य शुक्ल के बारे में कथन है कि शुक्ल जी से बड़ा समीक्षक संभवतः उस युग में किसी भी भारतीय भाषा में नहीं था। आगे है प्रश्न, विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना, खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। पंक्तियों के लेखक कौन हैं? बच्चन सिंह, रामचंद्र तिवारी, रामविलास शर्मा, विष्णुकांत शास्त्री। विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारी है। यह कथन किसका है? ये सही उत्तर हो जाएगा बच्चन सिंह। यह विद्यापति की रचनाओं के बारे में बच्चन सिंह का कथन है। इन्होंने विद्यापति को जातीय कवि कहा है, बच्चन सिंह ने। इनके द्वारा लिखित प्रमुख ग्रंथ है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास तथा हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। आगे है, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद से प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी। सही उत्तर हो जाएगा भी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। शुक्ल जी ने कबीर की भाषा को सधुकड़ी कहा है, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको वाणी का डिक्टेटर कहा है और श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा है। छायावाद पुस्तक के लेखक कौन हैं? रमेश चंद्र शाह, डॉक्टर देवराज, नामवर सिंह, नंद दुलारे वाजपेयी। छायावाद पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही उत्तर हो जाएगा सी, नामवर सिंह। छायावाद पुस्तक के लेखक नामवर सिंह हैं।
और इसका प्रकाशन वर्ष 1955 ईस्वी में हुआ था। नामवर सिंह के द्वारा लिखित अन्य आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग 1952 ईस्वी, इतिहास और आलोचना 1957 ईस्वी, कहानी नई कहानी 1965 ईस्वी, कविता के नए प्रतिमान 1968 ईस्वी, दूसरी परंपरा की खोज 1982 ईस्वी, वाद विवाद संवाद 1989 ईस्वी, आलोचक के मुख से 2005 ईस्वी। यह नामवर सिंह की कृतियां हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद के संबंध में कहा है, छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता है और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। छायावाद के संबंध में डॉक्टर नगेंद्र का बहुत ही महत्वपूर्ण यह कथन है, एक बार और देख लीजिए। छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। आगे है, नई समीक्षा के केंद्र में कौन है? कृतिकार, कृति, समाज, युगीन, परिस्थितियाँ। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, कृति। नई समीक्षा के केंद्र में कृति है। नई समीक्षा आधुनिक भावबोध से संपृक्त होती है। नई समीक्षा आज के परिवेश में व्याप्त विसंगति, तनाव, असहायता, निरुद्देश्यता, एकाकीपन, अजनबीपन, ऊब आदि का साक्षात्कार करते हुए एवं अस्मिता के संकर को झेलते हुए एक सीमा तक अनुभूति की प्रामाणिकता और व्यक्तित्व की अद्वितीयता को स्वीकार कर मानव मुक्ति का मार्ग खोजती है तथा रचना को भाषिक सर्जना मानकर काव्य भाषा के में विश्लेषण पर बल देती है। आगे प्रश्न है, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, यह किस आलोचक की स्थापना है? रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, नामवर सिंह। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। हमें अपनी दृष्टि से दूसरे देशों के साहित्य को देखना होगा, दूसरे देशों की दृष्टि से अपने साहित्य को नहीं। यह शुक्ल जी का कथन है। आगे है, चरम व्यक्तित्ववाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है। यह डॉक्टर नामवर सिंह का कथन है कि चरम व्यक्तित्ववाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है। भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। यह रामविलास शर्मा का कथन है। आगे है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने कहा है कि मनोवैज्ञानिक तथ्य के अनुसार हार की मनोवृत्ति में दो बातें संभव हैं, या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना या भोग विलास में पढ़कर हरि को भूल जाना। भक्ति काल में लोगों में प्रथम प्रकार की प्रवृत्ति पाई गई है। यह किस विद्वान का कथन है कि मनोवैज्ञानिक तथ्य के अनुसार हार की मनोवृत्ति में दो बातें संभव हैं, या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना या भोग विलास में पढ़कर हरि को भूल जाना। भक्ति काल में लोगों में प्रथम प्रकार की प्रवृत्ति पाई गई है। यह किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय, राम कुमार वर्मा। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, बाबू गुलाब राय। भक्तिकालीन प्रवृत्ति के उद्भव के संदर्भ में यह बाबू गुलाब राय का कथन है।
जबकि शुक्ल जी का कथन है कि राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदी जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। आगे है, साहित्य मनुष्य के अंदर का उच्छलित आनंद है जो उसके अंदर में हटाए नहीं हट सकता। यहाँ ह रहेगा, हटाए नहीं हट सकता। साहित्य का मूल यही आनंद का अतिरेक है। उच्छलित आनंद के अतिरेक से उद्भूत सृष्टि ही सच्चा साहित्य है। साहित्य संबंधी अवधारणा किसकी है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद, नंद दुलारी वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। संयुक्त जयगढ़ी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह द्विवेदी जी का कथन है कि साहित्य मनुष्य के अंदर का उच्छलित आनंद है जो उसके अंतर में हटाए नहीं हट सकता। हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐतिहासिक सांस्कृतिक चेतना संपन्न मानवतावादी आलोचक हैं। द्विवेदी जी को चिन्मुखी मानवता के अन्वेषक के रूप में जाना जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं हैं। सूर साहित्य 1930 ईस्वी, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी, कबीर 1941 ईस्वी। आगे देखते हैं, आचार्य शुक्ल ने आलोचना के क्षेत्र में विरुद्धों का सामंजस्य सिद्धांत का प्रवर्तन किया। शुक्ल जी ने आलोचना के क्षेत्र में किसका प्रवर्तन किया? विरुद्धों का सामंजस्य। आचार्य शुक्ल की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना काव्य में रहस्यवाद 1929 निबंध को माना जाता है। तो काव्य में रहस्यवाद शुक्ल जी की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना है। आचार्य शुक्ल का सर्व प्रमुख ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी है। इनकी प्रसिद्धि का आधार यही है। नंद दुलारी वाजपेयी को समन्वयशील, स्वच्छंदतावादी एवं सौष्ठववादी आलोचक माना जाता है। नंद दुलारी वाजपेयी ने सर्वप्रथम छायावाद को मानवीय और सांस्कृतिक प्रेरणा के रूप में व्याख्यायित किया है। डॉक्टर नगेंद्र को रसवादी आलोचक माना जाता है। इनकी आलोचना में भारतीय और पाश्चात्य का समन्वय मिलता है। इनकी प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। साकेत एक अध्ययन, रीति काव्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका, रस सिद्धांत, साहित्य का समाजशास्त्र, ये डॉक्टर नगेंद्र की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। आगे प्रश्न है, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। कहकर कविता की परिभाषा देने वाले आचार्य कौन है? कि अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। ये कविता की परिभाषा किसने दी है? रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय, बाबू श्याम सुंदर दास। बी सही उत्तर हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान किंतु वैयक्तिक संबंधों से मुक्त मानसिक प्रतिक्रियाओं कल्पना के सांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। यह बाबू गुलाब राय का कथन है। काव्य के बारे में बाबू गुलाब राय का कथन है कि काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान किंतु वैयक्तिक संबंधों से मुक्त
मानसिक प्रतिक्रियाओं, कल्पना के सांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है कि वैयक्तिक संबंधों से मुक्त होना चाहिए काव्य को। आगे है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की भाषा किस प्रकार की है? सरल हिंदी, लाक्षणिक हिंदी, अलंकार युक्त हिंदी, संस्कृत निष्ठ हिंदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की भाषा किस प्रकार की है? तो डी सही उत्तर हो जाएगा, संस्कृत निष्ठ हिंदी। उन्होंने भाषा और विषय के अनुसार भाषा का प्रयोग किया है। उनकी भाषा के दो रूप दिखाई पड़ते हैं, प्रांजल व्यवहारिक भाषा, संस्कृत निष्ठ शास्त्रीय भाषा। शुद्ध कविता की खोज के रचनाकार कौन हैं? अज्ञेय, डॉक्टर नामवर सिंह, दिन मुक्तिबोध दिनकर। शुद्ध कविता की खोज के लेखक कौन हैं? दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। इनकी प्रमुख कृतियां हैं हुंकार, कुरुक्षेत्र, धूप छां, धूप और धुआं, रश्मि रथी, उर्वशी, हारे को हरिनाम, परशुराम की प्रतीक्षा। ये सब इनकी काव्य कृतियां हैं। इनकी आलोचनात्मक कृतियां हैं काव्य की भूमिका, पंत प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त। पंत प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त। हिंदी में स्त्री विमर्श की अवधारणा को चर्चा में लाने का श्रेय किस कथाकार को दिया जाता है? कमलेश्वर, भीष्मशायनी, राजेंद्र यादव, काशीनाथ सिंह। हिंदी में स्त्री विमर्श की अवधारणा को चर्चा में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव द्वारा रचित स्त्री विमर्श आलोचनात्मक ग्रंथ है आदमी की निगाह में औरत, आदमी की निगाह में औरत, औरत उत्तर कथा, अतीत होती सदी और स्त्री का भविष्य। यह राजेंद्र यादव की आलोचनात्मक स्त्री विमर्श आलोचनात्मक ग्रंथ है आदमी की निगाह में औरत, औरत उत्तर कथा, अतीत होती सदी और स्त्री का भविष्य। आगे प्रश्न है, लाला श्रीनिवास दास की संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किससे की थी? लाला श्रीनिवास दास की रचना क्या है? संयोगिता स्वयंवर। इसकी सच्ची समालोचना किसने की थी? रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी, बालकृष्ण भट्ट। सही उत्तर हो जाएगा डी, बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट सन 1886 ईस्वी में हिंदी प्रदीप में लाला श्रीनिवास दास कृत संयोगिता स्वयंवर नाटक की सच्ची समालोचना शीर्षक से उनकी आलोचना की थी। बालकृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी में व्यवहारिक आलोचना का जनक माना जाता है कि शुरुआत बालकृष्ण भट्ट ने आलोचना की थी, लेकिन विस्तृत आलोचना नहीं, उन्होंने सैद्धांतिक आलोचना नहीं की थी। कैसी की थी? व्यवहारिक आलोचना की। आलोचना लिख करके अपनी पत्रिका में उन्होंने प्रकाशित कर दिया था। आगे है, काव्यानुभूति की जटिलता चित्त वृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं बल्कि संवादी विसंवादी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह, नंदुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। रामचंद्र शुक्ल। काव्यानुभूति की जटिलता चित्तवृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं
बल्कि संवादी विसंवादी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है। यह कथन आचार्य शुक्ल का है। रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है। यह डॉक्टर नगेंद्र का कथन है कि रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है। डॉक्टर नगेंद्र। हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का वही महत्व है जो उपन्यासकार प्रेमचंद या कवि निराला का। यह कथन किसका है? नंदुलाल वाजपेयी, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, दीनदयाल गुप्त। यह किसने कहा है कि हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का वही स्थान है जो उपन्यासकार प्रेमचंद या कवि निराला का है? बी. रामविलास शर्मा। यह रामविलास शर्मा का कथन है शुक्ल जी के बारे में। हिंदी नाटक उद्भव और विकास के लेखक हैं डॉक्टर दशरथ ओझा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राजेंद्र अवस्थी। इनमें से कोई नहीं। डॉक्टर दशरथ ओझा। हिंदी नाटक उद्भव और विकास के लेखक कौन है? डॉक्टर दशरथ ओझा। इनकी अन्य आलोचनात्मक कृति है प्राचीन भाषा नाटक, प्रगति और प्रभाव इत्यादि। आगे है कविता की तीसरी आंख के रचनाकार हैं शेरजंग गर्ग, मृदुला गर्ग, प्रभाकर श्रोत्रिय। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, प्रभाकर श्रोत्रिय। कविता की तीसरी आंख के रचनाकार हैं प्रभाकर श्रोत्रिय। इनकी अन्य आलोचनात्मक कृतियां देखते हैं प्रभाकर श्रोत्रिय की। काल यात्री है कविता। संवाद। रचना एक यातना है। अतीत के हंस, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद की प्रासंगिकता, शमशेर बहादुर सिंह, मैं चलूं, कीर्ति से आगे आगे आदि। अनित्य, उसके हिस्से की धूप, चितगोबरा, मृदुला गर्ग के उपन्यास हैं। हिंदी आलोचना का इतिहास कौन से काल से माना जाता है? आदिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल, वीरगाथा काल, आधुनिक काल। सही उत्तर हो जाएगा डी, आधुनिक काल। हिंदी आलोचना का इतिहास का काल कब से माना जाता है? आधुनिक काल से। हिंदी साहित्य की आलोचना का इतिहास आधुनिक काल से माना जाता है। हिंदी आलोचना की शुरुआत 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारतेंदु युग से ही मानी जाती है। भारतेंदु द्वारा रचित नाटक आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रथम सैद्धांतिक आलोचना मानी जाती है। रस सिद्धांत में किसकी रचना है? रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। रस सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो डी सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। रस सिद्धांत आलोचनात्मक ग्रंथ के लेखक डॉक्टर नगेंद्र हैं। इनकी अन्य आलोचनात्मक ग्रंथ हैं सुमित्रा नंदन पंत, साकेत एक अध्ययन, रीति काव्य की भूमिका, काव्य में उदात्त तत्व, चेतना के बिंब, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका, देव और उनकी कविता, राम की शक्ति पूजा, निराला की कालजयी कृति इत्यादि। अब यहीं पर हमारा 50 प्रश्नों का
यह वीडियो ख़त्म होता है। आगे के वीडियो में हम आगे के प्रश्नों को देखेंगे। यह हिंदी की आलोचना गद्य साहित्य के आलोचना विधा पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला है, तो इसे ज़रूर हल करिए। अगर जो आप इसको हल कर लेंगे तो आलोचना की जो रचनाएं हैं वह आपकी क्लियर हो जाएगी। इसमें कई सारी रचनाएं दी हैं और ऊपर से यह PYQ है, तो परीक्षा की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए PYQ ज़रूर सॉल्व करना चाहिए। हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल हिंदी साहित्य अर्चना को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, क्योंकि इस पर हिंदी की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं सभी परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है। और हमारे इस चैनल पर इतने सारे वीडियो अवेलेबल हैं कि आप अगर उसे पढ़ लेंगे तो आप अपनी परीक्षा को ज़रूर पास करेंगे और तैयारी आपकी बेहतर होगी। तो मिलते हैं आगे के वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।